Hello students, in this video we will discuss about some accounting principles. First principle is accounting entity or business entity principle. According to business entity principle, मतलब business entity principle के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस है उससे हम सेपरेट मानते हैं, मतलब उसके ओनर्स से उसे हम अलग मानते हैं, ठीक है। और जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉम दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, न कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओनर्स को हम अलग मानते हैं और बिजनेस को हम अलग मानते हैं, ठीक है। जो ओनर्स हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, क्रेडिटर्स हैं वो बिज़नेस के, मतलब उनसे हमने ओनर से उधार ले रखा है, ठीक है। जितना कैपिटल ओनर्स ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, मतलब वो अमाउंट हमारा बिज़नेस पे वो अमाउंट उधार है, ठीक है। तो ओनर्स क्या हो गए, एक तरह से क्रेडिटर्स हो गए बिज़नेस के लिए, ठीक है। देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस। जितना भी अमाउंट ऑफ कैपिटल ओनर्स लेकर आते हैं उनके अकाउंट को हम उतने अमाउंट से क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना। और जो भी प्रॉफिट अर्न होता है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, उसे भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जो भी ड्राइंग्स करते हैं ओनर्स उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब भी कोई भी प्रोप्राइटर, मतलब जो बिज़नेस को सेटअप कर रहा है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, उसे हम डेबिट करते हैं। एंड द कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, ठीक है। जब भी कोई बिज़नेस में प्रोप्राइटर कैश लेकर आएगा तो हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अमाउंट इज इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज ए लाइबिलिटी। जो भी अमाउंट क्रेडिट में है कैपिटल के, वो क्या है, लाइबिलिटी है ऑफ द एंटरप्राइज टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। मतलब एंटरप्राइज को वो कैपिटल के जितना अमाउंट प्रोप्राइटर को चुकाना है, लाइबिलिटी है वो एंटरप्राइज की, बिजनेस की, प्रोप्राइटी की तरफ। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। हर फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज पर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ओके। ये बैलेंस शीट है आपके सामने। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2,50,000। इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो दे रखा है। ड्राइंग्स को हमने लेस कर रखा है। The accounting entity principle is a useful principle as form it is. Responsibility accounting has developed. It has made possible ascertaining the results of each department or division of the enterprise. अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं वही हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मनी क्या है, एक कॉमन डिनोमिनेटर है इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस। अब इस प्रिंसिपल के दो लिमिटेशंस होते हैं। जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है, कितने भी इम्पॉर्टेंट वो हों। अगर हम उसे मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर पाएंगे तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जो भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं एंटरप्राइज़ के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एंटरप्राइज़ के लिए, है ना। लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते और एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। द वैल्यू ऑफ मनी इज़ कंसिडर्ड टू बी The value of money is considered to have static value as the transactions are recorded at the value on the transaction date. जो वैल्यू ऑफ मनी है हम उसे भी क्या मान लेते हैं, स्टैटिक है, मतलब सेम है। जब ट्रांजैक्शन डेट पे जो भी अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है हम उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। बल्कि रियल लाइफ में जो मनी की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, समय के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। जो भी लाइफ है बिजनेस की उसे हम स्मॉल पीरियड्स में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ओके। स्मॉल पीरियड्स में हम उसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम अकाउंट्स बनाते हैं।
इसका मतलब क्या होता है कि एंटरप्राइज कंटिन्यू करेगी एक फोर्सेबल फ्यूचर के लिए, एक लंबे समय तक एंटरप्राइज चलती रहेगी और बंद नहीं होगी, ठीक है। द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड, मतलब हर साल हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बिजनेस फर्म के, पूरी लाइफ को हम स्मॉल पीरियड्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग स्मॉलर पीरियड्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये हेल्पफुल रहेगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कि वो सही कंक्लूजन निकाल। तो एक्चुअली में अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, ये एक इंटरवल ऑफ टाइम है एट द एंड ऑफ विच, मतलब उस समय के एंड में, एक इंटरवल ऑफ टाइम के एंड पे जब हम इनकम स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इन केस ऑफ कंपनीज, और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें जो हमें क्या शो करते हैं, रिजल्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस को शो करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है, जो लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज है उसे हम स्मॉलर पीरियड्स में ब्रोक कर देते हैं जिससे हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें एट रेगुलर इंटरवल्स। हर साल के एंड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं जिससे हम साल भर की अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, एनालिसिस कर सकें। और ये इन्फॉर्मेशन किसके एनालिसिस के लिए हेल्पफुल रहती है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी के एनालिसिस के लिए ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यूज़फुल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। मतलब हमें पूरी कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट करना है, हर एक चीज़ रिपोर्ट करना है, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिनकी इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंट है, जो ज़रूरी है, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी से रिलेटेड है, हर एक इन्फॉर्मेशन हमें कंप्लीट देनी है और अंडरस्टैंडेबल देनी है, ठीक है। गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज। जो भी मटेरियल, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन को, मतलब जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डिस्क्लोज करेंगे तो उससे अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी, ओके। नेक्स्ट है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। जो मटीरियलिटी प्रिंसिपल है रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। मटीरियलिटी प्रिंसिपल मतलब एक आइटम की या एक इवेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। मतलब अगर ये इन्फॉर्मेशन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं शो करी तो जो इन्वेस्टर है या जो भी उसको रेफ़र कर रहा है उसके डिसीजन में चेंज आ सकता है, ठीक है, मतलब वो प्रभावित कर सकता है उसके डिसीजन को। ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूरी है कि सामने वाली पार्टी की या कोई भी क्रेडिटर है या इन्वेस्टर है उसके डिसीजन को चेंज कर सकता है, तो वो क्या होता है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ़ देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर के डिसीजन को चेंज करने की क्षमता है उस इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। एक आइटम मटेरियल है या नहीं है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है और वो कितने अमाउंट का है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मीन्स दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड विच आइटम इज़ मटीरियल एंड विच इज़ नॉट। मतलब एक जजमेंट का टॉपिक है कि ये इन्फॉर्मेशन मटीरियल है या नहीं है। केवल वही आइटम्स हम डिस्क्लोज करते हैं जो सिग्निफिकेंट है और जो इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है, और रेलेवेंट है टू द यूज़र। एन आइटम में बी मटीरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटीरियल फॉर द अनदर एंटरप्राइज। किसी एंटरप्राइज के लिए वो मटीरियल हो सकता है, ठीक है, और किसी एंटरप्राइज के लिए वो इन्फॉर्मेशन मटीरियल नहीं भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट स्पेंड किया गया है रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के लिए 2,50,000, तो वो ये जो अमाउंट है वो मटीरियल है एक एंटरप्राइज़ के लिए जिसका टर्नओवर कितना है 10 लाख है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है, मटीरियल है, ठीक है।
और ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल नहीं है कौन सी एंटरप्राइज के लिए जिसका टर्नओवर कितने लाख का है, 15 करोड़ का, जिनका टर्नओवर 15 करोड़ का है। मतलब जिस कंपनी का टर्नओवर 15 करोड़ का है उसके लिए 2,50,000 का रिपेयर बहुत छोटी वैल्यू है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, बहुत कम है, इसलिए उसके लिए उस कंपनी के लिए इन्फॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। लेकिन जो कंपनी जिसका टर्नओवर 10 लाख का उसके लिए 2,50,000 का रिपेयर एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्लोजर ऑफ द प्लांट, प्रोडक्शन प्लांट इवन टेम्पररीली से बिकॉज ऑफ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ अ मटीरियल, ठीक है। एनवायरमेंट प्रॉब्लम के कारण हमारा कोई प्रोडक्शन प्लांट बंद है तो वो भी क्या एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन है। तो ये मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है किसी आइटम और एन इवेंट की, ठीक है। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल, एक आइटम को मटेरियल तब कहेंगे जब उसकी नॉलेज इन्फ्लुएंस करे डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। Okay, now I hope that to this video you have understood the accounting entity or business entity principle, money measurement principle, accounting period principle, full disclosure principle, materiality principle. Thank you.